बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके MTH 623 की असाइनमेंट नंबर 1 मिस ज़किया रहमत की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसकी लास्ट डेट 14 नवंबर 2023 है। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपको सपोर्ट करती रहूँगी इंशाल्लाह से। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड है। तो लाप्लास इक्वेशन आपको मैंने MTH 623 के लेक्चर्स भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगे। आप वो लेक्चर ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प होगी उन लेक्चर से। तो देखें, एक्सप्रेस द लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। आपने इस लाप्लास इक्वेशन को जो आपके पास ये लाप्लास इक्वेशन है असल में इसको आपने रिप्रेजेंट करना है इन पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में और पैराबोलाइडल कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में। जो पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो UVZ टर्म में है और जो पैराबोलाइडल है वो UV में है। आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की टर्म्स गिवन है, XYZ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप XYZ वाली वैल्यूज लिखते हैं, वो गिवन है और आपने उसको पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। सिमिलरली आपके पास पैराबोलाइडल में कार्टेशियन गिवन है और आपने इसको UV के अंदर कन्वर्ट करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि x जो है वो ये है, y ये है, z ये है। आप इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम इसके r पोजीशन वेक्टर के अंदर इस तरह से लिखेंगे, xi हेड, yj हेड, z की हेड, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की। तीनों वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके जो लाप्लास ऑपरेटर है डेल स्क्वायर साई है इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। अगर नहीं भी पता तो अभी हम सारा साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज आप मेरा लेक्चर सुन ले जाके, एक्सरसाइज इसकी एक एक्सरसाइज 18 वाला लेक्चर देखेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। पार्शियल आर बाय पार्शियल यू आपके पास क्या कहता है जी। पार्शियल, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव इसका क्यों इस तरह से ही लेना है, क्योंकि आपके पास जो गिवन टर्म्स हैं वो UVZ में है। तो आपने इस आर का डेरिवेटिव एक दफ़ा यू की रिस्पेक्ट से, फिर वी की रिस्पेक्ट से, फिर जेड की रिस्पेक्ट से लेना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे तो वन ओवर टू एज इट इज यू स्केयर का डेरिवेटिव 2u हो गया, और वी स्केयर आपके पास यू की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वी स्केयर तो टर्म चेंज है तो आपके पास ये वी स्केयर कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2u आई हेड एज इट इज आ गया। सिमिलरली uv का डेरिवेटिव लेना है तो u का वैल्यू 1 हो जाएगी और v इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर आपने ये z का डेरिवेटिव लेना है, इसके अंदर कोई u की टर्म नहीं है तो आपके पास ये z के हेड वाली टर्म 0 होगी। अब ये 1/2 से कैंसिल, u i v g आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल u का आंसर आ गया है। इसके बाद आपने पार्शियल आर बाय पार्शियल वी फाइंड करना है। इसी तरह से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1/2 एज इट इज आ गया। यू स्केयर है, कॉन्स्टेंट टर्म है, वी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये 0 हो जाएगी। वी स्केयर का डेरिवेटिव -2v आ जाएगा। सिमिलरली जब आप वी के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो आपके पास u एज इट इज रहेगा, v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी वाली टर्म नहीं तो ये अगेन 0। तो आपके पास ये 2 से कैंसिल, -v आई हेड प्लस u j हेड आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल v आ चुका। सिमिलरली आप पार्शियल आर बाय पार्शियल z लेंगे, आपके पास पहले आई हेड के अंदर कोई z वाली टर्म नहीं है तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आप j हेड में गए, कोई z वाली टर्म नहीं तो आपके पास यहाँ पे 0। आपके पास थर्ड टर्म के अंदर एक z पड़ा हुआ है तो z 1 हो जाएगा और आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल z सिर्फ k हेड आ जाएगा। इसके बाद आपने इसके स्केल फैक्टर फाइंड करने हैं। स्केल फैक्टर क्या होते हैं, एच, आप अगर आपके हैंडआउट्स के मुताबिक बताऊं तो आपके पास वहाँ पे H1 H2 H3 होगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे U1 U2 U3 गिवन थे या U1 V1 W1 गिवन थे तो आपके पास H1 H2 H3। क्योंकि अब आपके पास ये जो वैल्यूज गिवन है वो U V Z हैं तो आप इसके जो स्केल फैक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, HU HV और HZ होगा। आपने इसका स्केल फैक्टर फाइंड करना है। स्केल फैक्टर बेसिकली इन्हीं का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास स्केल फैक्टर, तो इन्हीं का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यू स्केयर प्लस वी स्केयर आपके पास HU आ गया, वैल्यूज लिख ली। फिर एच वी भी इसी तरह से -v स्केयर प्लस यू स्केयर, वाई स्केयर प्लस यू स्केयर हो गया, और एच जेड भी इसी तरह से 0 स्केयर प्लस 0 स्केयर प्लस 1 स्केयर करेंगे तो आपके पास एच जेड आ गया। एक और बात, आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास जो जब आप पार्शियल आर पे पार्शियल यू लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यू का स्केयर और आई का स्केयर भी है। तो आई का स्केयर आपके पास क्या है, इसका मतलब है कि आई डॉट आई, और आई डॉट आई हमेशा 1 के इक्वल होता है तो इसलिए ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा तो यू स्केयर वी स्केयर रह जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए बता रही हूँ कि 1 का स्केयर के डॉट के का स्केयर भी आएगा तो के डॉट के भी आएगा, तो के डॉट के आपके पास 1 हो जाएगा
चुका है, तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड का आंसर है सिर्फ 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे आपके पास ये जो आई जे के वाली टर्म्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ हमेशा 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई अगर आप आई क्रॉस जे जाते थे तो वो के आता था, लेकिन आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने इस वाली टर्म को नहीं लिखना जी, इसको छोड़ दें आप। ये वाली टर्म आई थिंक सो लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने साई कंसीडर तो कर लिया था, लेकिन साई अगर आप इसी तरह से रहने दें तो वेल एंड गुड। अब आपके पास जो डेल स्क्वायर साई का फार्मूला है, जो लाप्लास ऑपरेटर का फार्मूला है, वो कुछ इस तरह से है। अगर हम इस लाप्लास ऑपरेटर के फार्मूले को ओपन करना चाहें तो और अच्छा हो जाएगा जी, यहाँ पे ही है कहीं। जी बिल्कुल, आपके पास ये लाप्लास ऑपरेटर का फार्मूला ड्राइव हुआ हुआ। लाप्लास ऑपरेटर का ये फार्मूला 1 डेल स्क्वायर साई 1 ओवर h1 1 ओवर h1 h2 h3 h1 h2 h3 का मतलब आपके पास जो u v z टर्म्स हैं h u h v h z, फिर पार्शियल बाय पार्शियल u1 है तो पार्शियल बाय पार्शियल u है हमारा, फिर h2 h3 है तो आपका पास h v और h z, और नीचे आपके पास h u आ जाएगा, और पार्शियल साई बाय पार्शियल u आ गया, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल v h3 h1 है तो मतलब hz hu, और नीचे आपके पास hv आएगा, फिर पार्शियल साइड बाय पार्शियल v, फिर पार्शियल बाय पार्शियल z लिखेंगे, फिर आपके पास hu hv और नीचे hz आएगा, पार्शियल साइड बाय पार्शियल z आ जाएगा। ये तीनों टर्म्स आपने इसको फार्मूले में, पहले मैंने z फार्मूला लिखा, फिर मैंने आपकी uv z टर्म में भी लिख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपका h1 का मतलब hu है, h2 का hv है, h3 का hz मतलब है। ठीक हो गया, आपके पास ये तीनों वैल्यूज हमने सारा कुछ देख लिया। अब आपने इसके अंदर बेसिकली सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, एच यू की वैल्यू पुट करनी है, एच यू की वैल्यू आपके पास वी स्क्वायर आई, एच वी की पुट करनी है वो वी स्क्वायर यू स्क्वायर आई, और एच जेड की पुट करनी है वो 1 आई। आपने इसकी जगह पे भी तीनों वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक हो गया, फिर पार्शियल बाय पार्शियल यू यहाँ पे बन नहीं आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल यू है, अच्छा पार्शियल बाय पार्शियल यू है, एच वी और एच जेड की वैल्यू पुट की, एच वी इज वी स्क्वायर यू स्क्वायर और एच जेड इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, फिर एच यू की वैल्यू पुट की और पार्शियल साई बाय पार्शियल यू एज इट इज। अगर तो आपको वो साई भी बता देता ना, आपके हैंडआउट्स के अंदर उस साई को कंसीडर किया गया है। ठीक है, और वो कहता है कि अगर साई u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर, आपके पास जैसी एग्जांपल है u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर के इक्वल है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे साई बताया नहीं गया। अगर हम साई खुद से कंसीडर करते हैं ना तो कुछ इस तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास z आता फिर, क्योंकि आपके पास u z में मैंने w लिख दिया, पार्शियल साई बाय पार्शियल z आता यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपके पास इसका आंसर 2z आता है अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो। अब आपके पास यहाँ पे मैंने इसको आपने एज इट इज पार्शियल साई बाय पार्शियल u को रहने देना, यहाँ पे वैल्यूज को एज इट इज पर पार्शियल बाय पार्शियल v लिखा, एच जेड एच यू एच वी की वैल्यू पुट की, पार्शियल साई बाय पार्शियल v एज इट इज ये वाली टर्म लिखी, एच यू एच वी एच जेड की वैल्यू पुट की, पार्शियल साई बाय पार्शियल z एज इट इज, और आपके पास लेट द एंड ये आंसर आ चुका है, जो कि आपके पास पैराबोलॉइडल इन टर्म्स ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ z है। ओके, इसको करते हैं खत्म। अच्छा, अब आपके पास u v z के अंदर टर्म्स आ चुकी हैं, आपके पास ये आंसर इधर तक ही है, बस आप इसको इधर तक ही लिखें। मैंने उसको लास्ट पे कंसीडर किया था, इसलिए ये आपके पास कुछ आंसर जो है वो चेंज हो गए, ये आपने नहीं करना है। इसको मैं क्रॉस भी कर देती हूँ। अगर आप उसका साई कंसीडर करते तब आपने ये वाली टर्म्स इस तरह से लिखनी थी। ठीक है, आपका आंसर इधर तक ही, आप इस वैल्यूज को कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखें ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर हो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का, यू स्क्वायर वी प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये टर्म आ जाएगी। सिमिलरली ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो सकती है, तो पार्शियल बाय पार्शियल यू और पार्शियल साइड बाय पार्शियल यू रह जाएगा। फिर अगली वाली टर्म के अंदर आपके पास ये टर्म इससे कैंसिल हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर भी आपके पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर इस वैल्यू से कैंसिल और पार्शियल साइड बाय पार्शियल z एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आपकी ये वैल्यूज जो कि आपने देखनी है, आप नीचे वाला पार्ट को बेशक छोड़ दें, वो आपके पास अगर वो सही बता देता तो तब आपने ऐसे करना था। अब आपके पास जो नेक्स्ट है पैराबोलॉइडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी तरह से हम इसका आर वैल्यूज में लिखेंगे, फिर इसका पार्शियल आर बाय पार्शियल यू लेंगे, पार्शियल आर बाय पार्शियल वी लेंगे, पार्शियल आर बाय पार्शियल फाई लेंगे। क्यों फाई लिया, क्योंकि आपके पास ये यू वी और पाई की टर्म में है। इसी तरह से पार्शियल आर बाय पार्शियल फाई यू लेना सिखा देती हूँ, यू वी कॉस फाई है तो वी कॉस फाई। आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है
ओके जी, यू वी साइन फाई है तो यू वन हो जाएगा, वी साइन फाई आ गया। और यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म है टू यू, अगर टू आएगी तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा और यू के हेड आ गया। जब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है उसी तरह से वी स्केयर कॉस स्केयर फाई हो गया, आई डॉट आई वन हो जाएगा, वी स्केयर साइन स्केयर फाई हो गया और यू स्केयर हो गया। तो आपके पास ये वी स्केयर दोनों के अंदर से कॉमन आ सकता है, कॉस स्केयर फाई साइन स्केयर फाई। अगर आपको याद हो तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा वन के इक्वल होता है, तो आप आके लिख भी लें बेशक। तो आपके पास ये वी स्केयर कॉमन लेने के बाद ये दोनों कॉस स्केयर फाई साइन स्केयर फाई वन हो जाएगा, वी स्केयर प्लस यू स्केयर आपके पास रह गया। सिमिलरली जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास ये आएगा। इसके बाद आप जब एच पार्शियल आर बाय पार्शियल फाई का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड लेने से इसका आंसर जो है वो यू वी आएगा। आपने उसी तरह से वैल्यूज को यू स्केयर वी स्केयर साइन स्केयर फाई, यू स्केयर वी स्केयर कॉस स्केयर फाई, यू स्केयर वी स्केयर कॉमन आ सकता है, कॉस स्केयर फाई साइन स्केयर फाई वन हो जाएगा और आपके पास इसका आंसर यू वी आ जाएगा। और ये स्केयर स्केयर इन दोनों से क्या हो जाएंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरह से आपने लाप्लाशियन ऑपरेटर का फॉर्मूला लिखा। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, उन्होंने कहा था डेल स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। आपने इस टर्म को जीरो भी इक्वल रख लेना है, जो कि आपने ऊपर क्वेश्चन किया, ठीक है, इसको जीरो के इक्वल भी रख लें आपका क्वेश्चन और ज़्यादा, क्योंकि पूरा जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा है उसके ऊपर ही पूरा उतरा जाए तो वेल एंड गुड। तो आपने अगर इसको जीरो के इक्वल भी रख देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो डेल स्क्वायर साई है, आप उसके अंदर आप इस वाले क्वेश्चन की एच क्यू एच वी एच फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, फिर पार्शियल बाय पार्शियल यू इन दोनों की यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, पार्शियल साइड बाय पार्शियल यू एज इट इज। सिमिलरली इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, पार्शियल साइड बाय पार्शियल वी एज इट इज, और ये वाली वैल्यूज को पुट करें पार्शियल साइड बाय पार्शियल फाई एज इट इज। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आपके पास पहली वैल्यूज को पुट करने एच यू एच बी एच वाई की वैल्यू को बोल, फिर ये वाली वैल्यूज को पुट किया, ये वी स्केयर यू स्केयर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल यू यू वी आ जाएगा। सिमिलरली फिर आपके पास ये वाली टर्म एज इट इज, फिर पार्शियल बाय पार्शियल वी, ये वाली वैल्यूज को पुट किया, अगेन ये वाली वैल्यू जीरो और आपके पास ये टर्म आ गई। फिर आपने इनको पुट किया, ये यू स्केयर वी स्केयर और इसके ऊपर से ये स्केयर रूट अब खत्म हो जाएगा, ये दोनों का होल स्केयर हो जाएगा और आपके पास ये टर्म आ जाएगी। आपके पास यहाँ आंसर बचा 1 यू वी पार्शियल साइड बाय पार्शियल फाई। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें ना तो बस इतना सॉल्व हो सकता है कि पार्शियल बाय पार्शियल यू और अंदर यू वी बच गया, तो आप इस का पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो अंदर आपके पास वी टर्म बच जाएगी, यू वन हो जाएगा, ठीक है। और हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, अच्छा जी। आपके पास यहाँ पे यू वी यू एज इट इज बेशक लिख लें। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मजीद बस यही सॉल्व होगा कि आपके पास यहाँ पे v रह जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल u खत्म हो जाएगा, v पार्शियल साइड बाय पार्शियल u रह जाएगा, यहाँ आपके पास u पार्शियल साइड बाय पार्शियल v रह जाएगा। और इसका डेरिवेटिव देखें, u स्केयर v स्केयर u v, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू फाई है, यहाँ पे कोई फाई वाली टर्म ही नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे पास ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपने फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए, आपने इसको कंप्लीट करना है और अगर आप इसको लास्ट पे जीरो के इक्वल रख लेंगे तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए क्रॉस बी फॉर एनी टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी आई एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के आपके पास आपने इस लेविसिविटा को प्रूव करना है। लेविसिविटा जिसको अल्टरनेटिंग भी कहते हैं, वैल्यू भी कहते हैं आप, जिसको परमुटेशन सैम्बल भी कहते हैं, आपके पास ये जिसके डिफरेंट नेम्स हैं, अल्टरनेटिंग टेंसर भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। आपने इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। अब ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और आई हेड लिखा हुआ है, आप आई हेड को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये वैल्यूज को परमुटेशन आपके पास बेशक यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज भी हो गए होंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसका क्वेश्चन तो लिखा है लेकिन वो बहुत लाइट सा शो हो रहा है यहाँ पे। चलें, ए क्रॉस बी आई है और यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन आई जे के है और आगे बी जे के है, ठीक है, चलें जाने दें। ए क्रॉस बी है और आपके पास यहाँ पे आई है। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, आपके पास ए क्रॉस बी का मतलब है आपके पास ए एक्स टर्म, ए वाई टर्म, ए जेड टर्म, अगर आप एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में देख रहे हैं। फिर इसी तरह से बी एक्स का मतलब, बी का मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड। ए क्रॉस बी है, कर्ल हो रहा है यहाँ पे, तो कर्ल में हमेशा आप क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो आपके पास हम कहते हैं कि जो ए कंपोनेंट है वो ई एक्स, उसका जो यूनिट वेक्टर है ई एक्स है, उसके बाद x कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर ई एक्स है, y का ई वाई है, z का ई जेड है। आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। अभी आपको समझ आएगी कि हम इस टर्म को क्यों कर रहे हैं ऐसे। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब आप ई एक्स के लिए लेते हैं तो आपके पास ई एक्स को छोड़ के बाकी दोनों का क्रॉस डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ई एक्स इन ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और साथ में ई एक्स टर्म, ठीक है। जब आप ई वाई का लेते हैं तो इस ई वाई को छोड़ के बाकी दोनों का क्रॉस डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। अब ऊपर वाली टर्म को नहीं देखें, अभी इसको छोड़ दें, ये वाली ए एक्स बी जेड
और ए जेड बी एक्स आपके पास ये टर्म आ गई और इन टर्म्स ऑफ ई वाई। जब आप ई जेड का लेते हैं तो इस ई जेड को छोड़ के आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स आपके पास इसका लास्ट वाले का आंसर इन टर्म्स ऑफ ई जेड आ गया है। ठीक हो गया, आपके पास ये इसकी टर्म्स आ गई। अब आपने ए क्रॉस बी आई एप्सिलॉन आई जे के बी जे बी के इसको प्रूव करना है। ओके, बी जे बी के नहीं, ए जे बी के होगा जी आपके पास यहाँ पे ए जे बी के। इसको देखें किस तरह से लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आई तो फ्री इंडेक्स है, जे और के डमी है, जे रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा था उसको आप डमी कहती हैं। अब ये जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं ये ए क्रॉस बी का आइथ कंपोनेंट है। आइथ कंपोनेंट भी अभी देखेंगे क्या मतलब है इसका। और जो टर्म्स रिपीट हो रही होती हैं तो आइंस्टाइन समीशन ने क्या कहा था, आप उनको सम ओवर करके लिख लें। तो समीशन साइन ऑफ जे, समीशन साइन ऑफ के, और आपने ये जो टर्म्स रिपीट हो रही हैं सिर्फ वो एप्सिलॉन आई जे के। अब आप आई को डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। आप आई को 1 वैल्यू देंगे, आई को 2 वैल्यू देंगे और आई को 3 वैल्यू देंगे। आप 3 तक क्यों लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने 3 टर्म्स ली हैं, तो हम यहाँ पे भी 3। अब आई की जगह पे 1 पुट कर दे, 1 पुट कर दिया, एप्सिलॉन जे एप्सिलॉन के 1 आई की जगह पे यहाँ पे 1 पुट किया, जे की और ए जे बी के आपके पास एज इट इज आ गया। सिमिलरली अब आपने यहाँ तक करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आप परमुटेशन सैंपल को पहले देख लें। परमुटेशन सैंपल की कंडीशंस क्या कहती हैं। परमुटेशन सैंपल कहता है कि अगर दो वैल्यूज रिपीट हो जाए, अगर आपके पास आई जे के इक्वल है, जे के इक्वल है, के आई के इक्वल है, तो आंसर 0 आता है। अगर आपके पास एक साइक्लिक परमुटेशन हो रही है, मतलब आपके पास यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, तो आप 1 से 2 की तरफ, फिर 2 से 3, 1 से 2 की तरफ, फिर 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से आप 2 से 3 की तरफ और 3 से 1 की तरफ जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। फिर 3 से 1 की तरफ और 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास आंसर 1 आता है। आप मेरे ये लेक्चर के अंदर भी सुन सकते हैं, मैंने लेक्चर में भी ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि आपके पास ये साइक्लिक परमुटेशन का क्या मतलब है। और अगर ये साइक्लिक नहीं है, आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मतलब 1 से 3 की तरफ, आगे हम इस साइड से एरो लेके आ रहे थे, अब आपका एरो उल्टा हो गया, 1 से 3 की तरफ, 3 से 2 की तरफ, और फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, और फिर 2 से 1 और 1 से 3 की तरफ, तो आपके पास उस टाइम पे इसका आंसर -1 होगा। तो देखिए उसी तरह से आपने ये बताने का मकसद अभी आपको समझ आएगा। देखिए अब आपने आपके पास आई 1 है, अब आपने इनको वैल्यूज देनी है जे के को। आप जे के को आई को तो आपने 1 रख लिया, अब आप जे के को इसी तरह से जे के भी 1 2 3 तक इंक्रीज हो रहा है, जे भी 1 2 3 है और के भी 1 2 3 है। अब आपने जे के को वैल्यू देनी है। अब सबसे पहले आप शुरू कर दें 1 1 से, आई 1 है, फिर आप जे के की जगह पे 1 1 वैल्यू रखें, फिर आई 1 ही रहने दें, फिर जे के की जगह पे 1 2, आई 1 ही रहने दें, फिर जे की जगह पे 1 3। जब आप इसकी जगह पे 1 1 रख रहे हैं तो जे 1 है, के भी 1 है, तो यहाँ पे भी ए जे की जगह 1, के की जगह 1 रखा। फिर आई जे 1 है, के 2 है, तो आई जे की जगह 1, के की जगह 2 रखा। फिर जे 1 है, के 3 है, तो आपके पास ए 1 बी 3 रखा। फिर इसी तरह 1 एज इट इज। अब आप पहले 1 1 मैट्रिक्स के अंदर 1 1 के अंदर थे, यहाँ 1 1 होता है, फिर 1 2 होता है, फिर यहाँ 2 1 3 होता है। इसी तरह से फिर जब नेक्स्ट रो में जाते हैं फिर 2 1 होता है, 2 2 होता है, 2 3 होता है। तो आप जे के को 2 1 वैल्यू दें, 2 2 वैल्यू दें, 2 3 वैल्यू दें। फिर आप इसको 3 1 वैल्यू, नेक्स्ट वाली रो में जाते हैं तो 3 1 होता है, 3 2 होता है, 3 3 होता है। आपने ये सारी वैल्यूज दे ली हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपकी वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आपको जितने कम टाइम में जितने अच्छे से समझ आ सके। 3 1, जे की जब वैल्यू 3 1 रखी तो जे के 3 था, के 1 था, तो जे की जगह 3, के की जगह 1, फिर जे 3 था और के 2 था, तो जे की जगह 3, के की जगह 2 पुट किया, फिर जे 3 और के 3 दोनों की जगह 3 पुट कर दिया। अब आपके पास जो परमुटेशन सैंपल की कंडीशन है, ये जो एप्सिलॉन टर्म है, ये क्या कहती है कि अगर वैल्यूज रिपीट होने लग पड़े, अगर आई जे के इक्वल है, मतलब अगर आपके पास 1 1 2 आ जाता है, तो जैसे ही वैल्यूज रिपीट हुई, आई जे के इक्वल है, जे के इन दोनों में से कोई भी एक दो वैल्यू सेम है, तो आपके पास इसका आंसर 0। और मतलब कि आपके पास ये टर्म दोनों सेम है तो ये वैल्यू 0 हो गई, 1 1 सेम है तो ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, यहाँ पे भी आपके पास आई और के सेम है तो ये भी वैल्यू 0 होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट टर्म में आए, यहाँ पे आपके पास सेम नहीं है, फिर ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये आपके पास सेम नहीं हुई, 1 3 3 भी सेम है, ये भी 0 होगी और ये भी वैल्यू 0 होगी। आपके पास कौन सी वैल्यूज बाकी बची हैं, एक 1 3 2 बचा है और एक 1 2 3 बचा है, मैंने इन दोनों को नीचे लिख लिया। अब जब आप 1 से 2 2 से 3 की तरफ जाते हैं, 1 2 3 की तरफ जाते हैं, तो आपके पास उसके लिए इसका आंसर 1 है, तो मैंने इस
3 की जगह एप्सिलॉन 1 2 3 की जगह 1 रख लिया, A2 B3 एज इट इज। आप 1 से 3 और फिर 3 से 2 की तरफ जाते हैं तो आपके पास ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, जो उसकी रोटेशन हो रही है, तो उसके लिए आपके पास आंसर इसका -1 है, तो आपने इसकी जगह -1 पुट कर दिया, A3B2। अब ये देखिए आपने इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव कर रहे थे हम, लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो आपके पास ये वैल्यूज आई। राइट हैंड साइड के जब हमने इसकी I1 पुट किया तो आपके पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आया। अब आप अगर इसकी वैल्यूज को कंपेयर करें, वैल्यूज को कंपेयर करने का क्या मतलब है, इसको ओपन कर किया ताकि मैं आपकी वैल्यूज को कंपेयर कर सकूं। ओके, जो आपके पास इसकी फर्स्ट वैल्यू आई थी वो आई थी AYBZ AZBY। देखें A y का मतलब है, अब y मतलब अगर आपका x1 है, y2 है, z3 है, तो y का क्या मतलब है, y का मतलब है 2, z का मतलब है 3, तो A2 B3। तो आपके पास देखें, और इसी तरह से AZ है, BY है, तो A3 और B2। तो आपके पास देखें जो उसकी फर्स्ट टर्म आई है I1 पुट करने से वो यही आई है, A2 B3 और A3 B2, A2 B3 और A3 B2। तो आपके पास जो इसके पार्ट 1 है वो प्रूव हो गया I1 के लिए। तो अब मैंने अगर इसको लिखा है, जी बिल्कुल, ये आपके पास AYBZ AZBY के इक्वल है, वही वाली फॉर्म बन गई जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे A क्रॉस B के X पार्ट के लिए बनी थी, EX के लिए। फिर आपने I2 पुट किया, उसी तरह से JK की डमी जो आपके पास इंडस्ट्रीज है इसको एक्सपेंड कर लिया। जब आपने JK को 1 वैल्यू दी, फिर 2 वैल्यू दी, फिर 1 1 दी, 1 2 दी, 1 3 दी, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर जो वैल्यू सेम थी वो आपके पास 0 हो जाएंगी, बाकी बस ये वाली वैल्यूज आपके पास बाकी बचेंगी। फिर आपके पास ये जो 2 1 3 है ये -1 के इक्वल है। अगर आप यहाँ से भी देख लें तो 2 1 3, जब आप 2 1 3 की तरफ जाते हैं तो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो -1, और फिर ये जो 2 3 1 है उसका आंसर 1। तो अगर आप देखें A1 B3 और A3 B1 है, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखा था, अगर आप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -AX BX और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो BX AZ आ जाएगा। तो आपके पास AX BZ, AX है, X1 हो गया, और BZ है तो Z की वैल्यू 3 होगी, तो -A1 B3, तो -AX BX आपके पास वैल्यूज इक्वल आ रही है। फिर इसी तरह से A3 B1 है तो AZ है और BX है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी I2 पुट करने से भी प्रूव हो चुकी है, तो आपके पास ये कंडीशन भी प्रूव होगी। उसके बाद आप I3 पुट करेंगे, I3 पुट करने से इसी तरह से आपने इसकी वैल्यूज को चेक करना है, सारी वैल्यूज को लिया, फिर 1 1 1 2 1 3 पुट किया, 2 1 2 3 वैल्यूज को JK की वैल्यू को एक्सपेंड किया, जो वैल्यूज सेम हो रही थी जहाँ पे IJK इक्वल हो रहे थे वो 0 होगी, बस ये वाली वैल्यूज बाकी बची AX BY, और आपके पास ये वाली टर्म आई A1 B2 A2 B1। तो आपके पास EZ के लिए जो इसका डिटर्मिनेंट के केस में आंसर आया था AX BY AY BX आया था, तो AX BY, तो AX है, A1 है और BY है, तो Y की वैल्यू 2, तो AX BY और B आपके पास यहाँ पे AYBX है, तो -AYBX देखें, -AYBX इन टर्म्स ऑफ EZ। जब आपने I3 पुट किया तो ये वाली चीज़ भी प्रूव होगी। आप फिर अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को I1 के लिए जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, ये वाला, I2 के लिए जो एक्सप्रेशन आया ये वाला एक्सप्रेशन, और जो आपके पास I1 के लिए आपके पास ये आंसर आया ये वाला, इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा कर दें, और फिर आपके पास ये जो A क्रॉस B के लिए एक्सप्रेशन आया इन तीनों के इक्वल रख लें, और आप प्रूव कर दें कि आप जब इन दोनों वैल्यूज उन तीनों वैल्यूज का सम I1 I2 I3 को प्लस करके लिखना है आपने, और फिर ये जो आपके पास A क्रॉस B लेफ्ट हैंड साइड पे ये तीनों वैल्यूज का सम है, ये तीनों इक्वल हो गए हैं, तो आपने प्रूव कर दिया कि जो आपका लेविस बीटा था एप्सिलॉन IJK लेविस बीटा सिंबल है दो वेक्टर्स के लिए, ये वाली टर्म आपके पास क्या होगी, प्रूव हो चुकी है। तो ये आपके पास सोल्यूशन था। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, जो चीज़ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है काइंडली आप वो नहीं लिखें तो ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे साई गिवन नहीं है, इसलिए मैंने कर तो दिया था, लेकिन आपने उस साई वाली टर्म को नहीं लिखना। अभी तक के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।